हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है क्योंकि 76th जो रिपब्लिक डे इवेंट था उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करीब 11 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस बनते हैं और काफ़ी डिटेल भी है, वो चर्चा करेंगे। और ख़ास बात है कि प्रबोवो सुबियांटो जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट करवाया है, डीएनए भारतीय है। ठीक है, तो भारत और इंडोनेशिया के जो रिश्ते हैं उसका इतिहास भी जानेंगे, वर्तमान भी जानेंगे, आर्थिक वगैरह वगैरह सब कुछ जानेंगे। ठीक है, और गणतंत्र दिवस को लेकर जो भी एक्टिविटी हुई है वो सब कुछ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। 26 जनवरी 2025 को कौन सा वह गणतंत्र दिवस मनाया गया, कौन सा वह रिपब्लिक डे मनाया गया? आंसर होगा 76th। ठीक है, क्या है? 76th। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और ये 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है इस बार। इसी तारीख को भारत गणतंत्र हुआ था और पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। और आज हम यानी 26 जनवरी को हम लोगों ने 76 गणतंत्र दिवस मनाया। मुख्य समारोह कहाँ पर हुआ? तो कर्तव्य पथ पर हुआ है, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया है। ठीक है, वहीं पर चीफ गेस्ट भी थे और तमाम गणमान्य लोग वहाँ पहुँचे थे। गणतंत्र का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? देखिए, एक सरकार का एक रूप है एक तरह से। ठीक है, रिपब्लिक एक तंत्र का रूप है जहाँ पर जनता या उसके चुने हुए प्रतिनिधि सत्ता संभालते हैं। गणतंत्र में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या और कोई जो राजनेता हैं वो सब लोगों द्वारा यानी आम लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर कोई राजा रानी नहीं होता है। तो आधुनिक गणतंत्र इसी विचार पर आधारित है कि ये संप्रभु लोगों का ये देश है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात रही। चले अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रही है 26 जनवरी 2025 को जो हम लोगों ने मनाया उसकी थीम बताएं। थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, अंग्रेजी में भी ऐसे ही कहेंगे, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, ये देखिए। ओके, अच्छा, अगर पूछा जाए कि पिछली बार का यानी 2024 का जो रिपब्लिक डे इवेंट था तो उसकी थीम क्या थी पिछली बार की? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, पिछली बार का था। और इस बार का ये स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे इवेंट की थीम क्या थी? क्या है थीम? आंसर होगा इसका स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, अंग्रेजी में भी यही कहेंगे। क्या है? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास 2025 की थीम। और अगर सवाल हो कि 2024 की थीम क्या थी, कई बार पूछा जाता है ना, 1.5-2 सालों का करंट अफेयर्स आ जाता है। तो 2024 की जो थीम थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, तो ये थी विकसित भारत, इसके अलावा मतलब 2 थीम थी, विकसित भारत और इसके अलावा भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, और इस बार की ये रही, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? काफ़ी चर्चा हुई है पिछले कई दिनों में, तो आपको पता ही होगा। क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांटो। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अभी कुछ महीने पहले ही वहाँ पर राष्ट्रपति चुने गए थे, राष्ट्रपति बने हैं। और सुबियांटो की ये भारत में पहली राजकीय यात्रा थी। ठीक है, तो चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ भारत पहुँचे। और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, जब सलामी दी जा रही थी तो उस समय ये भी सुबियांटो भी सलामी दे रहे हैं। ओके, चीफ गेस्ट के तौर पर। अगर सवाल हो कि इंडोनेशिया के नेता कब कब मुख्य अतिथि बने थे, देखिए तो मैं आपको बताऊं कि ये चौथे ऐसे राष्ट्रपति हैं जो मुख्य अतिथि बने हैं गणतंत्र दिवस समारोह में। 1950 में जो हम लोग का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, उस समय सुकार्नो वो प्रथम राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के और वो हमारे पहले मुख्य अतिथि थे रिपब्लिक डे इवेंट के। ठीक है, फिर 2011 में ये उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे सुसीलो बामबांग, तो ये
आए थे। फिर जोको विडोडो जो 2018 में वहाँ के राष्ट्रपति थे, तो वो आए थे। हालांकि वो 10 आसियान देशों के लीडर्स के साथ पहुँचे थे और भी दूसरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे अलग अलग देशों के। और अभी 2025 में प्रबोवो सुबियांटो, ये राष्ट्रपति इंडोनेशिया के, वो यहाँ पर पहुँचे। क्लियर होगी बात? तो ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। अब देख लेते हैं कि पिछले कुछ वक्तों में कौन कौन चीफ गेस्ट रहे हैं। तो 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो, 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, 2023 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, 2021 और 22 में कोई नहीं था कोविड-19 महामारी की वजह से, 2020 में ब्राज़ील के तत्कालीन राष्ट्रपति उस वक्त यानी जायर बोल्सोनारो, 2019 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, 2018 में सभी 10 आसियान देशों के नेता थे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी उस वक्त के थे, ओके, जोको विडोडो। 2017 में यूएई के जो अभी राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, 2016 में तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, 2015 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। तो कुछ पुराने जो थे उन सब की पूरी लिस्ट मैंने दे दी, ठीक है। और अभी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया को मैप के जरिए भी देख लेते हैं एक बार। ये प्यारा भारत है अपना, और चलते हैं इस तरफ। ये देखिए, ये जो आसियान कंट्रीज़ है ना इस तरफ, उसी में ये बहुत सारे द्वीपों का देश है और इसकी राजधानी है इंडोनेशिया की जकार्ता, ठीक है। प्रस्तावित राजधानी है नूर संतारा और राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांटो। यहाँ पर एक और बात बताना चाहता हूँ, ये न्यूज़ देखिए क्या है, इन्होंने क्या कहा, आई हैव इंडियन डीएनए। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ये बोल रहे हैं। हुआ ये कि मीटिंग हो रही थी और राष्ट्रपति भवन में भोज का कार्यक्रम चल रहा था, और उसी के दौरान सुबियांटो जो हैं उनको जब बोलने का मौका मिला तो उन्होंने कहा मजाकिया लहजे में कि मैंने टेस्ट करवाया है और मेरा डीएनए जो है ना वो भारतीय है, ओके। 26 जनवरी से एक दिन पहले शाम को इनके सम्मान में भोज का आयोजन किया गया था, और वहीं पे उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहूँगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जी, मतलब तमाम जो वहाँ पर लोग थे उन सबको, कि कुछ हफ्ते पहले ही मैंने जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था, और जिन लोगों ने टेस्ट किया उन लोगों ने मुझे बताया कि मेरा डीएनए भारतीय है। और कहा कि हर कोई जानता है कि जब मैं भारतीय संगीत सुनता हूँ तो थिरकना शुरू कर देता हूँ, और वो ज़रूर उसी की वजह से होगा। तो सुबियांटो ने जब ये बातें कही तो उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, मतलब मजाकिया लहजे में उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन साथ में ये भी कहा कि भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध है बहुत ही ऐतिहासिक है। एक और ख़ास बात कही, संस्कृत पर उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया का लंबा प्राचीन इतिहास रहा है, सभ्यतागत संबंध रहे हैं, और जो वहाँ की भाषा है उसमें बहुत सारा हिस्सा संस्कृत से आता है। इंडोनेशिया में कोई नाम वास्तविक में मतलब संस्कृत से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भारतीय जो प्राचीन सभ्यता रही है उसका प्रभाव बहुत ही रहा है, और कह रहे थे कि वो ये जेनेटिक्स का हिस्सा ऐसा लगता है कि है, ठीक है। तो ये भी बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम बताएंगे आपको भारत और इंडोनेशिया का पूरा इतिहास, वर्तमान, आर्थिक, सब कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भारतीय राष्ट्रपति और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ तक इनमें से किससे सवारी की? मतलब वो राष्ट्रपति भवन से आए और फिर राष्ट्रपति भवन गए, दोनों किससे? तो होगा घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी से, ठीक है। और मैं फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये रही बग्घी, ठीक है। ये रही बग्घी, ठीक है। तो उसी में बैठे हैं भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और उनके बगल में है प्रबोवो सुबियांटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है। देखिए, बहुत ही ऐतिहासिक बग्घी है, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। आपको बताऊं कि 2024 में इस बग्घी का इस्तेमाल फिर से शुरू किया गया था। मतलब ये कहने का है कि 40 वर्षों तक
बीच में करीब 1984 के बाद से, ठीक है, इस बग्घी का इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन फिर 2024 में जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे यहाँ पर, इमैनुअल मैक्रों चीफ गेस्ट के, तब इस बग्घी का इस्तेमाल किया गया था। और फिर 2024 के बाद अभी 2025 में इस बग्घी का इस्तेमाल किया गया है। पारंपरिक बग्घी है, ठीक है। और ये बग्घी बहुत ही ऐतिहासिक है। कैसे ऐतिहासिक है? देखिए, आज़ादी के समय ये बग्घी पाकिस्तान से टॉस जीतकर भारत को मिली थी। कैसे मिली थी? टॉस जीतकर। सोने की परत चढ़ी हुई है इस पर, और घोड़ों से खींची जाने वाली छोटी गाड़ी है, बग्घी है। और ये ब्रिटिश राज के दौरान वायसराय की थी। 1947 में जब आज़ादी मिली भारत को, तो गवर्नर जनरल के बॉडीगार्ड, और जिनको अब राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड कहा जाता है, तो उनके बॉडीगार्ड को 2:1 के इस तरीके से अनुपात में, 2:1 के अनुपात में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटा गया था। मतलब 2 भारत में और 1 पाकिस्तान में। और जब फिर वायसराय की बग्घी की बारी आई, तो दोनों देश जो है ना अपना दावा ठोकने लगे कि नहीं, ये बग्घी तो हम लेंगे। और आखिरकार फिर इसका फैसला हुआ टॉस से। एक सिक्का उछाला गया और फिर भारत ने जीत हासिल की उस दौरान, ठीक है। तो उसी के दौरान ये बग्घी मिली थी, और ये बग्घी बहुत ही ऐतिहासिक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस विदेशी सेना ने भी कर्तव्य पथ पर परेड में हिस्सा लिया है? आंसर होगा इसका इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो आए भारत, तो वो साथ में अपनी सेना का एक दस्ता लेकर भी आए थे। वो मार्चिंग दस्ता था और म्यूजिक बैंड भी था, तो उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। इस बैंड का नाम जेंडरंग सुलिंग कांका लोकानंता है। क्या है? जेंडरंग सुलिंग कांका लोकनंता। तो वहाँ की भाषा में, वहाँ के शब्दों में है ये बैंड का नाम। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में किन क्षेत्रों में कई समझौतों पर सिग्नेचर किए गए हैं? आंसर इसका उपरोक्त सभी, यानी संस्कृति, स्वास्थ्य, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल क्षेत्र। तो इन सभी क्षेत्रों में, इन 5 क्षेत्रों में कई सारे समझौते हुए हैं। उसकी पूरी लिस्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, तो जो इन्फॉर्मेशन पीआईबी ने जारी किया है उसके मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छी खासी बातचीत भी हुई, एग्रीमेंट हुए ढेर सारे। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने ये कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ आर्थिक साझेदारी में तेजी लाएगी और दीर्घकालिक सहयोग, यानी लॉन्ग टर्म जो सहयोग है उसमें प्राथमिकता देगी, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि दोनों देश जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में सुधार के लिए मिलकर काम करेंगे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ये बातें हुई। अब हम लोग यहाँ पर एक चर्चा कर लेते हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो संबंध रहे हैं ऐतिहासिक, उस पर। देखिए, भारत और इंडोनेशिया के संबंध हैं वो काफ़ी उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। पहले राष्ट्रपति वहाँ के सुकर्णो, वो आए थे 1950 में, और फिर 75 वर्षों बाद ये 76वीं वर्षगांठ पर, यानी जो गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ है उस पर ये आए हैं अभी के वहाँ के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो। तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है और इस पर इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ बताया। ओके, तो देखिए इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, 1940 के दशक के आखिर में साम्राज्यवाद के खिलाफ साझा प्रतिबद्धता और साझा लोकतांत्रिक सिद्धांतों के दम पर दोनों देश जो है ना उनके संबंध बेहतर हुए थे, व्यापक हुए थे। उस दौरान इंडोनेशिया ने 1945 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी उस वक्त, लेकिन जो डचों ने यानी नीदरलैंड्स ने, देखिए भारत पर उस वक्त कब्जा था अंग्रेज़ों का यानी ब्रिटिशर्स का, और इंडोनेशिया पर जो कब्जा था ना वो किसका था? नीदरलैंड का था, यानी डचों का कब्जा था। तो आज़ादी की घोषणा तो इन सब ने काफ़ी पहले कर दी थी, यानी 1945 में, लेकिन औपचारिक रूप से इंडोनेशिया को जो आज़ादी मिली थी, संप्रभुता मिली थी, वो 1949 में मिली थी। और भारत के जो महत्वपूर्ण लीडर पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो आज़ादी से पहले से भी इंडोनेशिया के स्वतंत्रता के लिए
वो समर्थक वैश्विक नेताओं में से एक थे। 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी भारत में आज़ादी से ठीक पहले, तो उसका कार्यभार संभालने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक रेडियो प्रसारण में ये कहा था कि भारत की विदेश नीति का मूल उद्देश्य पूरे एशिया में उपनिवेशवाद का अंत करना है और इंडोनेशिया जो है ना, वहाँ के राष्ट्रवादियों को हर संभव मदद और समर्थन वो करेंगे। ओके, तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो वहाँ पर राष्ट्रवादी विद्रोही थे यानी डचों के खिलाफ जो विद्रोह कर रहे थे, आज़ादी की डिमांड कर रहे थे, तो उनको मानवीय सहायता भेजी। और एक बार तो ऐसा आया 1947 में जब भारत को आज़ादी मिल गई और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू औपचारिक रूप से प्राइम मिनिस्टर थे, तब उन्होंने 1947 में डच एयरलाइंस को भारत के ऊपर से उड़ान भरने पर भी प्रतिबंधित कर दिया था कि तुम आज़ाद करो इसको, तुम यहाँ से निकलो, यहाँ से नीदरलैंड के जो लोग हैं वो लोग, ठीक है। तो उसकी सेना इधर से आने के लिए उसको इंडिया की ओर से आना पड़ता था, अब उसे इतनी दूर से ऐसे घूम कर और फिर आना पड़ रहा था। तो काफ़ी कुछ भारत ने ये किया था। और जुलाई 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडोनेशिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर सुतन सजहीर और उपराष्ट्रपति को, वहाँ के जो हट्टा थे, तो उनको निकालने के लिए काफ़ी अभियान चलाया था उन्होंने, ठीक है। एक समय ऐसा आया जब जो ये तो स्व घोषित प्रधानमंत्री थे कि हम प्रधानमंत्री हैं वहाँ पर इंडोनेशिया में, क्या नाम है उनका, तो उनका नाम था सुतन, ठीक है। तो फिर उनको निकालने के लिए वहाँ से बीजू पटनायक को भेजा गया था, यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भेजा था, जकार्ता भेजा था। और फिर वहाँ जाकर और डच विमान रोधी जो गोलीबारी हो रही थी उसको चकमा देकर उन दोनों को यहाँ लाया गया था। फिर वो यहाँ से पश्चिम की ओर गए और इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए उन्होंने पूरी मुहिम चलाई थी पूरी दुनिया में, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1949 में डचों से इंडोनेशिया को आज़ादी मिल गई औपचारिक रूप से। और फिर इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति बने थे कौन, सुकर्नो, और वो भारत पहुँचे थे। और सुकर्नो बिल्कुल उन्होंने खुले दिल से न्यूज़पेपर में भी लिखा था, द हिंदू में, कि इसके लिए वो सदा आभारी रहेंगे। ओके, तो 1950 में वो भारत आए, लेकिन फिर संबंध बिगड़े और हुआ यूँ 1960 के दशक में कि इंडोनेशिया के चीन और पाकिस्तान के साथ नज़दीकी बढ़ गई थी। जब चीन ने 1962 में, एक बार मैं बताऊँ आपको, मैप के ज़रिए ही दिखाना चाहते, प्यारा भारत है, इधर चीन जो है ना, चीन ने 1962 में आक्रमण कर दिया था। तो इंडोनेशिया ने अपने साथी जो गुट निरपेक्ष देश थे, तो उसके साथ यह जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया भी गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सेदार था, तो उसने दिलचस्पी नहीं निभाई यहाँ पर। एकजुटता की बात तो दूर थी। और इसके बाद फिर संबंध खराब होते गए और फिर वो इंडोनेशिया जो है ना वो पाकिस्तान के साथ जाकर मिल गया, ठीक है। 1963-64 में कई बार पाकिस्तान का दौरा किया सुकर्नो ने, उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे। और धीरे धीरे जो कश्मीर के मामले में सुकर्नो की यानी इंडोनेशिया की जो तटस्थता थी कि न हम भारत की न पाकिस्तान की, उससे भी वो उन्होंने त्याग दिया और पाकिस्तान का राग अलापने लगे थे। संबंध इतने खराब हो गए थे कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध छिड़ा, तो इंडोनेशिया के उस वक्त के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने ये घोषणा कर दी थी, जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस ने काफ़ी डिटेल में बताया, कि नए उभरते हुए ताकतों से जुड़े सभी देशों का ये दायित्व है कि भारत के आक्रमण का सामना करने के लिए पाकिस्तान को सहायता दें। इतनी बड़ी बात उसने कह दी थी, 65 की बात कर रहे हैं हम। और फिर ऐसा हुआ कि जकार्ता में भारतीय दूतावास पर भीड़ ने हमला कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर सुकर्नो जो वहाँ राष्ट्रपति थे, उनकी इंडोनेशिया में स्थिति बिगड़ने लगी। कैसे, अब देखिएगा कि कैसे संबंध भारत के बेहतर हुए थे। तो घरेलू स्तर पर सुकर्नो जो है वो लंबे समय तक सेना, कम्युनिस्टों और खुद के कुछ जो शक्ति है उसको संतुलन बनाए रखा था। लेकिन क्या हुआ, चीन ने वहाँ पर करवा दिया वामपंथी तख्तापलट की कोशिश 1965 में चीन ने, ठीक है।
तो चीन ने यहाँ पर तख्तापलट की कोशिश करवाई। सुकर्नो राष्ट्रपति थे और चीन ने ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि वहाँ पर वामपंथी माहौल बनाकर और वहाँ सत्ता वामपंथी के हाथों में चला जाए। लेकिन वहाँ की सेना ने क्रूरता से इसका जवाब दिया था और कम्युनिस्ट पार्टी का लगभग सफाया कर दिया था। और उस दौरान सुकर्नो जो भारत विरोधी थे वो कमज़ोर हो गए और फिर 1966 में उन्होंने प्रभावी रूप से जनरल सुहार्तो उसको, यानी सेना का जो जनरल था सुहार्तो, तो उसको सारी शक्तियाँ दे दी। और जनरल सुहार्तो को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका ने देखा था कि यहाँ अगर कम्युनिस्टों का शासन हो गया तो चीन है, रूस है, उधर सोवियत संघ था, तो ये उस तरफ ना चला जाए, तो इसलिए उसने भी यहाँ पर प्रभाव डाला था। उसकी CIA ने यह काम किया था। तो सेना का पूरा कब्जा हो गया। फिर सुहार्तो जो थे वो प्रमुख लीडर बन गए, राष्ट्रपति बन गए। तो फिर उन्होंने भारत से संबंध बेहतर किए थे और उसी के बाद फिर 1967 में कई व्यापारिक समझौते भी हुए थे। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब PDF में मैंने दे दिया है, फ्री में PDF है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, लेकिन चीज़ों को समझिए आप। फिर उसके बाद फिर संबंध रहे, ठीक ठाक रहे, लेकिन प्रगाढ़ संबंध हुए 1990 के दशक के बाद के समय, जब PV नरसिंह राव की सरकार ने लुक ईस्ट नीति को अपनाया था। लुक ईस्ट नीति, पूरब की ओर देखो, ये जो पूर्वी इलाका है भारत से, तो उस वक्त सोवियत संघ जो है वो इतिहास बन चुका था, कई खंड में बंट चुका था। ठीक है, रूस अलग थलग हो गया था और कई देश बंट गए थे सोवियत संघ से। तो भारत को नए दोस्तों की तलाश थी। तो 1991 में जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की दिशा में, मतलब पूरा देश बढ़ रहा था, सरकार बढ़ रही थी, तो आर्थिक सहयोग को बढ़ाने का अवसर मिला। तो इस परिस्थिति में लुक ईस्ट नीति का जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य ये था कि दक्षिण पूर्व एशिया में इस तरफ भारत के संबंध बेहतर हो, जो उस समय दुनिया में तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जो भी उभर रहे थे, मतलब इस तरफ अर्थव्यवस्था, उसकी ओर भारत जो है वो दोस्ती बढ़ाए, आर्थिक, सैनिक और कई तरीकों से, सांस्कृतिक तरीकों से। तो ये हुआ। ओके। और फिर लुक ईस्ट नीति जो है वो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने एक्ट ईस्ट नीति बनाया, उसको चेंज किया हल्का सा। ठीक है। तो इस तरीके से भारत और इंडोनेशिया के संबंध धीरे धीरे प्रगाढ़ होते चले गए। इंडोनेशिया आज आसियान क्षेत्र में, इस क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिंगापुर के बाद पहला है सिंगापुर, यहाँ पर ये सिंगापुर है। ठीक है। उसके बाद फिर यही इंडोनेशिया ही है। द्विपक्षीय व्यापार की अगर हम बात करेंगे, कुछ तो डेटा मैंने यहाँ दिया है। द्विपक्षीय व्यापार 2005-06 में $4.3 बिलियन था, जो कि 2022-23 में $38.84 बिलियन हो गया। हालांकि 23-24 में थोड़ा सा कम हुआ, $29.4 बिलियन रह गया था। तो इंडोनेशिया से भारत क्या आयात करता है? तो उसमें देखिए आप, कोयला, कच्चा पाम ऑयल, खनिज, रबर, लुगदी, कागज और हाइड्रोकार्बन। ठीक है। और यहाँ खास बात है, ये भी सवाल हो सकता है कि इंडोनेशिया से कोयले का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन है? तो भारत है। ठीक है, इंडोनेशिया से। ओके। और पाम ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार कौन है इंडोनेशिया के लिए? तो भारत है। ओके। अच्छा, भारत क्या निर्यात करता है उसको? तो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, और भी उससे रिलेटेड कई सारे प्रोडक्ट हो गए। कमर्शियल व्हीकल, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है वो, सांड का मांस, इस्पात, प्लास्टिक, ये वगैरह वगैरह, ये सब भारत जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है वहाँ पर। ओके। और आपको पता होगा कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है अभी अभी हाल ही में। तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने भारत यात्रा के दौरान भारत को थैंक्स बोला है कि भारत ने जो भूमिका निभाई ब्रिक्स में उसे शामिल करवाने में, उसके लिए बहुत ही आभारी है, ऐसा कहना है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का। ठीक है। तो ये पूरी बात जो मैंने बताई आपको, तो पूरा PDF भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, मिल जाएगा, फ्री में PDF मिल जाएगा आपको, काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, नोट्स है ये। और अगर आप करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है। एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है जो कि एक खास सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए है, और दूसरा है बेसिक मेंबरशिप प्लान जो कि SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का है। ठीक है। तो इन सब में खासियत ये है कि पिछले 2 सालों के कंटेंट आपको मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, और अगले 1 साल तक तैयारी कराई जाती है। ओके।
तो 1 साल तक यानी 365 दिनों तक वैलिडिटी होती है। उसमें पीडीएफ मिलता है, टेस्ट मिलता है, वीडियो मिलता है और संबंधित एग्जामिनेशन के आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ और वीडियो और टेस्ट जो है ना वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली होता है। डेली का टेस्ट भी होता है, आप वहाँ पर दे सकते हैं। पीडीएफ जो ना वो भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, जैसे वन लाइनर भी हो गया, एमसीक्यू भी हो गया, एमसीक्यू नोट्स डिटेल में हो गया। तो जैसी तैयारी वैसा पीडीएफ आपके लिए है वो। तो शार्प लर्निंग ऐप है, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 76वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया? आंसर होगा प्रलय मिसाइल। क्या है? प्रलय। और ये रहा फोटोग्राफ आपके सामने। ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है, यानी सरफेस टू सरफेस ये है, मतलब बैलिस्टिक है लेकिन ये सरफेस टू सरफेस है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है और 350 से 500 किलोमीटर की रेंज होती है इसकी। ठीक है, पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है। बैलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? बैलिस्टिक देखिए 2 तरह की मिसाइल होती है, एक होता है कि बैलिस्टिक होता है और एक क्रूज मिसाइल होता है। जैसे पृथ्वी है ना, ऐसे पृथ्वी है, ठीक है, तो जो क्रूज होगा वो पृथ्वी के ठीक जरा सा ऊपर ऐसे से चलेगा, क्रूज मिसाइल। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो क्या करता है, वो ऐसे अंतरिक्ष में जाएगा और फिर वहाँ से जिस जहाँ पर जाना है वहाँ अचानक तेजी से गिरेगा। ओके, तो ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, तो ये खास तौर पर एलएसी और एलओसी उसको लेकर बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। ओके, इसके अलावा ब्रह्मोस भी वहाँ पर जो है ना वो प्रदर्शित किया गया था। इसके अलावा पिनाक मल्टी बैरल जो सिस्टम है उसको प्रदर्शित किया गया था और BM-21 ग्रैंड इस एक मिसाइल है उसको भी प्रदर्शित कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और कि कंफ्यूज मत होना आप इसको प्रश्न में कि मैंने तो ब्रह्मोस का भी नाम ले लिया। तो देखिए है क्या, यहाँ पर प्रश्न क्या है, पहली बार, ये कोटेड भी है, पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन हुआ? तो ये प्रलय है। ब्रह्मोस कई बार प्रदर्शित किया जा चुका है अलग अलग गणतंत्र दिवस समारोहों में। आकाश को भी आपने देखा होगा, पहले कई बार किया जा चुका है। इस बार प्रलय को भी सामने रखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये रहा प्रश्न। 76वें गणतंत्र दिवस पर तीनों सेनाओं यानी ट्राई सर्विस की संयुक्त झांकी पहली बार प्रदर्शित की गई, तो इसका विषय क्या था? आंसर होगा सशक्त और सुरक्षित भारत। तो ये देख रहे हैं आप, ट्राई सर्विस यानी भारतीय सशस्त्र सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों का देख रहे हैं। और इसकी थीम क्या थी? सशक्त और सुरक्षित भारत। इसमें पूरा दिखाया गया था कि कैसे तीनों सेनाएं जो है ना वो मिलकर कैसे काम कर सकती है। और देखिए आने वाले वक्त में हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो फोकस कर रही है किस चीज़ पर, थिएटर कमांड बनाने पर। थिएटर कमांड में क्या है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों का संयुक्त फोर्स है, मतलब वो थिएटर कमांड बनाया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। तो उसका एक यहाँ झांकी, ये ट्राई सर्विस झांकी यहाँ पर प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों ने हिस्सा लिया है? तो 15 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरी है और 16 मंत्रालय हैं। ठीक है, अब नाम मत पूछिएगा कि कौन कौन से, इतना नहीं पूछा जाता है। हाँ, ये पूछा जाएगा कि इसमें बेस्ट झांकी कौन सी थी, तो आने वाले वक्त में इसके बारे में सरकार ऐलान करेगी तो फिर मैं करंट अफेयर्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मुख्य बात यह है कि 15 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और 16 मंत्रालयों की झांकी वहाँ पर भव्य ढंग से प्रदर्शित की गई है। ओके, उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसमें महाकुंभ को दर्शाया गया था। अब गणतंत्र दिवस से अलग कुछ प्रश्न ले लेते हैं और प्रश्न होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 जनवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय संस्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो यहूदियों पर यूरोप में जो हत्याएं हुई थी और ख़ास तौर पर जर्मनी में जो हुआ था, हिटलर के द्वारा मारे गए थे लोग, तो उसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने ये दिवस घोषित किया हुआ है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। और जो कल का करंट अफेयर्स आने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे पद्म अवार्ड के बारे में, पद्म अवार्ड 2025 के बारे में पूरा डिटेल, तो उसे पूरा ज़रूर देखिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।